न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। केरल के एर्नाकुलम में एक के बाद एक हुए कई धमाकों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इन धमाकों से पहले शुक्रवार को मलापुरम में हमास के समर्थन में हुई रैली को हमास के नेता का वर्चुअली संबोधित करना, इस घटना पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर देश विरोधी ताकतों पर खामोश रहने का आरोप लगाया। केरल ब्लास्ट के बाद से देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। बताएंगे क्या है अपडेट इस खबर पर, साथ ही होगी बात। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि भारत के युवाओं को राष्ट्र का भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभानी है। मेरा युवा भारत माय भारत 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर लॉन्च किया जाएगा। मेरा युवा भारत युवाओं को समान पहुंच प्रदान करेगा ताकि वे अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकें और सरकार के संपूर्ण दायरे में विकसित भारत का निर्माण हो सके। किस तरह युवा नेतृत्व को मिलेगी नई पहचान, करेंगे चर्चा अपने विशेष मेहमानों से। वहीं 5 राज्यों में चुनावों से जुड़ी खबरों के साथ ही होगी देश दुनिया और खेल जगत की भी तमाम खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। न्यूज नाइट में शुरुआत करेंगे अभी तक की सुर्खियों के साथ। केरल के एर्नाकुलम में आईईडी ब्लास्ट में 1 की मौत, 52 घायल। घटना में शामिल संदिग्ध डोमिनिक मार्टिन ने किया आत्मसमर्पण। एनआईए घटना की जांच में जुटी। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री विजयन से की बात। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लॉन्च होगी माय भारत वेबसाइट। राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति को एकजुट रखने का एक और प्रयास। 106वीं मन की बात कड़ी में प्रधानमंत्री ने की घोषणा। गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री। सोमवार को मेहसाणा में 5800 करोड़ रुपए की रेल रोड सिंचाई परियोजना का करेंगे शुभारंभ। मंगलवार को केवड़िया में सरदार पटेल को करेंगे नमन। अमित शाह ने रीवा सहित उज्जैन में किया प्रचार। इंदौर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे राजनाथ। कहा, राज्य को बीमारू की पहचान से दिलाई निजात। दिग्विजय को याद आए राम। कहा, शिवराज से ज्यादा दिया है चंदा। दिल्ली की हवा हुई बेहद खराब। सीजन में पहली बार AQI 325 किया गया दर्ज। एनसीआर के शहरों में भी बिगड़े हालात। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन नहीं मिलेगी राहत। गाजा में इजराइल ने हमले किए तेज। प्रधानमंत्री बेंजामिन ने कहा, मुश्किल और लंबा हो सकता है दूसरे चरण का युद्ध। सीजफायर के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, पोप फ्रांसिस सहित दुनिया ने की अपील। और विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड के सामने रखा 230 रन का लक्ष्य। जवाब में इंग्लैंड की खराब शुरुआत। शीर्ष 4 बल्लेबाज पवेलियन लौटे। भारत के लिए रोहित शर्मा ने खेली 87 रन की शानदार पारी। केरल के एर्नाकुलम स्थित एक कन्वेंशन सेंटर पर हुए जोरदार धमाकों के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सूबे के सभी 14 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सीमाएं सील कर दी गई हैं। इसके साथ ही पुलिस सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। इन धमाकों में 1 शख्स की मौत हो गई है जबकि 52 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 6 गंभीर रूप से घायल हैं। इन धमाकों से पहले शुक्रवार को केरल के मल्लापुरम में हमास के समर्थन में एक रैली हुई, जिसमें हमास के नेता खालिद मशाल ने वर्चुअली रैली को संबोधित भी किया। केरल के एर्नाकुलम जिले के कलामासारी में बम विस्फोट हुआ। कलामासारी कोच्चि से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। रविवार को जमरा कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9:40 के करीब धमाका हुआ। उस वक्त वहां ईसाइयों के एक संप्रदाय की प्रार्थना चल रही थी। बम टिफिन में रखा गया था। चश्मदीदों के मुताबिक 2 ब्लास्ट हुए, उसके बाद आग लग गई। घटना में 1 व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 52 लोग घायल हो गए, जिसमें से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। Totally 52 persons were brought to the hospitals, including medical college. Here 37 persons were brought injured.
and one was brought dead. So at present, IP admission is 30, out of which 18 are in ICU and 6 are critically ill. डीजीपी केरल ने शुरुआती जांच के बाद जानकारी दी कि घटना में आईईडी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इस बीच एक व्यक्ति ने घटना के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। Investigation shows it is a IED device and we are examining it. One person has surrendered in Kodagara police station, Thrissur rural, in the morning, claiming that he has done it. His name is Martin Dominic Martin, and he claims that he belongs to the same group of Sabha. We are verifying. केरल में ब्लास्ट की खबर आते ही देश की सभी एजेंसियां सतर्क हो गईं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात कर घटना की जानकारी ली, जिसके बाद घटनास्थल के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG जांच करने में जुट गई। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आश्वस्त किया कि घटना के पीछे क्या वजह है और कौन लोग शामिल हैं, ये जांच के बाद सामने आएगा। The central agencies have already started the inquiries regarding this incident, and I am sure that they will go to the details of the incident and find out who and what are the reasons for this and who have behind this incident. वहीं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार सुबह 10 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई है। घटना के पीछे राज्य में सामाजिक समरसता को खराब करने की कोशिश माना जा रहा है। राज्य में फिलहाल हाई अलर्ट घोषित किया गया है। एर्नाकुलम से अजय जॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केरल में ब्लास्ट के बाद देश के कई राज्यों में अलर्ट है। केरल के मल्लापुरम में शुक्रवार को हमास के समर्थन में हुई रैली, जिसे हमास के नेता ने वर्चुअली संबोधित भी किया। पुलिस और जांच एजेंसियां शुक्रवार की रैली और रविवार के धमाकों के कनेक्शन पर भी कर रहे हैं जांच। इस बीच बीजेपी ने पिनराई विजयन पर सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए देश विरोधी ताकतों को मंच देने का आरोप लगाया। केरल के एर्नाकुलम में कालामासेरी के एक कन्वेंशन सेंटर में विस्फोट के बाद राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले केरल के मल्लपुरम में शुक्रवार को फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली रैली में हमास नेता खालिद मशेल के वर्चुअल संबोधन से भी बवाल मच चुका है। उसने भारतीय संस्कृति के खिलाफ रैली में काफी जहर उगला, जिसके बाद भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से सवाल किए। रविवार की घटना ने एक बार फिर राज्य सरकार को घेर लिया। Targeting one community, the Christian community, it is extremely terrible and a very depressing incident that in a state like Kerala in India, we will have this type of terror attack and terror incident. But I hold the government of Kerala squarely responsible for this, because just yesterday, 24 hours ago, they permitted the terror organization Hamas, who was just recently responsible for killing so many innocent people. The head of Hamas yesterday was allowed to speak and speak hatefully about jihad, about waging hatred and war against non-believers, etc., etc. And the government of Kerala permitted that program to happen. And 24 hours later, we are seeing the consequences, where an innocent group of Jehovah's Witnesses, a Christian community, were gathering peacefully for a congregation, and we have seen this bomb blast happen. आज वहां के सामान्य लोगों की जान खतरे में है। इसका केंद्रीय कोई ब्यूरो से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसका समाधान होना चाहिए। जहां टेररिज्म पूरा देश में मोदी सरकार ने बंद कर दिया है, केवल इंडिया जोट के जो शासक हैं उनकी राज्य में ही इस प्रकार इंटरनेशनल एक्टिविटी हो रही है। आरोपों से घिरी केरल की पिनराई विजयन सरकार के सामने एक और राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकालकर देश विरोधी ताकतों पर अंकुश लगाना एक बड़ा काम बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए।
तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हाय, पहचाना मुझे? मैं गुड्डी। मैं वही हूँ जो रोज मीलों दूर अपनी माँ के साथ कुएं से पानी लाने जाती थी। अब मेरी माँ मुझे रोज कुएं की ओर नहीं बल्कि स्कूल तक ले जाती है। अरे किधर को चली सवारी? कुएं की तरफ तो नहीं? अरे नहीं सरपंच दीदी, मोदी जी के प्रयास से कुएं पर जाना हुआ बीता हुआ कल। अब तो है हमारे यहाँ नल से शुद्ध जल। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी परेशानी समझकर इतना बड़ा काम तेजी से पूरा करवा रहे हैं। तभी तो हर घर में नल से शुद्ध जल आने से गांव की सभी बहनों और बेटियों को रोज पानी सर पर ढोकर लाने की परेशानी से मुक्ति मिली है। हाँ, और साथ ही बीमारियाँ भी बहुत कम हुई है। वाह दीदी। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सुलह की कोशिशों के बीच इजराइल ने हमास पर हमले और तेज कर दिए हैं। इजराइल हवा और समुद्र से बड़े पैमाने पर हमले करने के साथ ही पैदल सेना और बख्तरबंद वाहनों की मदद से गाजा में अपने जमीनी अभियान का विस्तार कर रहा है। 23 दिन बीत चुके हैं, हमास ने अभी तक बंधकों को नहीं छोड़ा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये कहना कि युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है बताता है कि गाजा के अंदर ये युद्ध लंबा और मुश्किल भरा हो सकता है। हमास और गाजा पर इजराइल का शिकंजा कसता जा रहा है। 7 अक्टूबर से अभी तक 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना तो हमास ने बंधकों को ही अभी तक छोड़ा है और ना ही इजराइल के लड़ाकू विमान और अब टैंक बम दागने में कोई कोताही बरत रहे हैं। शुक्रवार से ही चरणबद्ध तरीके से इजरायली सेना उत्तरी गाजा में जमीनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बीच कहा कि युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। गाजा के अंदर ये युद्ध लंबा और मुश्किल भरा हो सकता है। युद्ध का यह दूसरा चरण है जिसके लक्ष्य साफ हैं। हमास की सैन्य और सरकारी क्षमताओं का विनाश करना और बंधकों की घर वापसी करना। गाजा पट्टी के अंदर युद्ध कठिन और लंबा होगा और हम इसके लिए तैयार हैं। वहीं इजराइल ने वेस्ट बैंक में वांछित हमलावर के घर को ध्वस्त किया है। इजरायली सेना की कार्रवाई में 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 23 संदिग्धों की भी गिरफ्तारी की गई है। दूसरी ओर लेबनान सीमा पर भी इजरायली सेना की बमबारी जारी है। गाजा पर तेज होती इजरायली बमबारी के बीच दुनिया के कई देश सहित संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बार फिर सीज फायर की अपील की है। पोप फ्रांसिस ने भी सीज फायर और बंधकों की रिहाई के लिए अपील की। फिलिस्तीन, इजराइल और युद्ध के अन्य क्षेत्रों में गंभीर स्थिति है। विशेष रूप से गाजा में मानवीय सहायता की गारंटी देने की गुंजाइश होनी चाहिए और बंधकों को तुरंत मुक्त किया जाना चाहिए। शस्त्रों को रोकने की संभावना कोई न छोड़े। शनिवार को गाजा में ठप मोबाइल और दूरसंचार सेवाएं रविवार को धीरे धीरे शुरू हो गई, लेकिन गाजा में पलायन कर चुके लोगों के हालात मुश्किल होते जा रहे हैं।
गजा के दक्षिण इलाके में बसे शहर खान यूनिस में ज्यादातर लोगों ने शरण ले रखी है। वहां पीने के पानी सहित खाद्य पदार्थ की भी मुश्किल बढ़ रही है। हालांकि इस बीच इजराइल ने मदद के लिए गाजा में आने वाले ट्रकों की संख्या बढ़ाने की बात कही है। अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इजराइल और हमास के बीच संघर्ष तो बढ़ ही रहा है, वहीं इजराइल की उत्तरी सीमा लेबनान पर भी तनाव बढ़ चुका है। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। डीडी न्यूज संवाददाता अमृतपाल सिंह की इजराइल लेबनान सीमा से ये खास रिपोर्ट। इजरायली फौज ने गाजा पट्टी में जमीनी अटैक कर दिया है। अपने टैंक, अपनी आर्टिलरी गन्स लेकर वो गाजा पट्टी में घुस चुकी हैं। गाजा पट्टी इजराइल के दक्षिण में है, वहीं इजराइल का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वो भी गर्मा गया है। मैं इस वक्त एक गांव है, आखिरी गांव इजराइल का शेलोमी, वो जो आप देख रहे हैं उस साइड लेबनान है। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं कि आपको दिखा सके, वो जो धुआं है इस वक्त अभी रॉकेट अटैक हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से। वो लगातार जो इजराइल के गांव हैं उन पर अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा था कि अगर इजराइल गाजा के अंदर उसकी जमीनी रास्ते के थ्रू फौजें घुसी तो वो ये बॉर्डर खोल देगा, ये अटैक्स और तीव्र कर देगा। और यही हमको यहाँ जो नॉर्थ है, जो लेबनान का बॉर्डर है, उसके वहां दिख रहा है। लगातार सुबह से यहाँ मिसाइल अटैक्स, रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं। इजराइल भी रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है। ये सारे गांव इस बॉर्डर के साथ खाली करवा लिए गए हैं। ये एक घोस्ट सिटी बन चुका है और अब खतरा ये है कि कहीं ये जंग और रीजनल स्पिलओवर ना हो जाए। अगर हिजबुल्लाह फ्रंट खोलता है, सीरिया में ईरान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट खोलती हैं, वहीं हाउजीज यमन में ने दूसरी एयर स्ट्राइक, दूसरी मिसाइल स्ट्राइक की जो इजिप्ट पर जाके गिरी, तो ये अब रीजनल एस्केलेशन का जो खतरा है, जो स्पिलओवर है, वो बहुत बढ़ गया है। इजराइल की फौजों का जमीनी अटैक करना गाजा पट्टी से, तो अब जो सभी कूटनीतिक प्रयास, चाहे वो न्यूयॉर्क में यूएन में हो रहे हों या तमाम जो पश्चिमी देशों के नेता हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल कर रहे हों, यही दबाव बनाया जा रहा है कि आप ऐसे कदम ना उठाएं कि ये सिचुएशन इस दो हमास और इजराइल की लड़ाई से बढ़कर और रीजनल एस्केलेशन हो जाए, क्योंकि इस वक्त दुनिया एक और बड़ी जंग, ऑलरेडी यूक्रेन रशिया जंग चल रही है, एक दूसरी बड़ी जंग नहीं अफोर्ड कर सकता है। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आपको दिखाएं वो जो टेरिटरीज आप देख रहे हैं जहां धुआं उठ रहा है, ये लेबनान की टेरिटरीज हैं। वो अगर दीवार अगर आपको दिखा पाए, वो दीवार एक फेंस है जो बॉर्डर को सेपरेट करता है। इजरायलीज ने फेंस बनाया हुआ है, उस ओर हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह लगातार अपने रॉकेट अटैक्स हिजबुल्लाह ने और तीव्र कर दिए हैं। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, शेलोमी, इजराइल लेबनान बॉर्डर, डीडी न्यूज। और हमारे साथी अमृतपाल जुड़ गए हैं जेरूशलेम से हमारे साथ ही। अमृत, आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि किस तरह से इजराइल अपने दक्षिण और उत्तर दोनों ही एक तरह से दिशाओं से इस समय घिरा हुआ संघर्ष में दिखाई दे रहा है। घिरा हुआ कहें या फिर कहें कि एक बड़ा संघर्ष दोनों ही तरफ से इजराइल को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में न झुकेगा हमास और न रुकेगा इजराइल। गाजा कि ये लड़ाई कहां जाएगी? जिस संकट को आपने बताया उसमें तमाम नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहा, एक तरह से मध्यस्थता की भी कोशिश की गई है। ये रास्ता कहां जा रहा है? देखिए, आप ठीक कह रही हैं कि ना हमास रुक रहा है ना ये लोग रुक रहे हैं। ये इनका तो साफ है कि जब तक हम अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं कंप्लीट कर लेते, जो स्टेटेड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है कि कंप्लीट डेसिमेशन ऑफ हमास, तो तब तक हम नहीं रुकेंगे। इन्होंने अब ये कह रहे हैं कि हमने सेकंड स्टेज पर हम पहुंच गए हैं। इनकी लिमिटेड ज़मीनी फोर्सेस
अंदर जा चुकी हैं और ऑपरेशंस कर रही हैं, क्लोज कॉम्बैट की कोशिश कर रही हैं, जिसको इनको बैकिंग मिल रही है एयरफोर्स से, ड्रोन से, UAV से। इनकी नेवी वहाँ पहुँच चुकी है। जो कोस्ट लाइन है गाज़ा की ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी के साथ, उस पर ये पहुंच गए हैं। हालांकि नेवी डायरेक्ट ऑपरेशंस नहीं कर रही है, पर नेवी का वहां पहुंचने का मतलब ये है कि गजा को एक तो सील पूरा कर दिया है कि वो हमास के फाइटर्स वहां से समुद्र के रास्ते भाग ना पाएं, दूसरा उनको अंदर और कोई हथियार ना आ पाएं नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू। तो ग्राउंड ऑपरेशंस ये कर रहे हैं। योआव गैलेंट जो इनके रक्षा मंत्री हैं, उनकी स्टेटमेंट है कि अभी कुछ देर पहले आई कि हम अगली स्टेज में जल्द जाएंगे। उसका मतलब ये है कि ये और ज़मीनी जो फुल स्टीम पूरी फ़ौजें अंदर जाएंगी और कंप्लीट ऑपरेशन करेंगी। कैसे करेंगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है टनल्स का। करीब 1300 टनल्स बताई जाती हैं, 500 किलोमीटर लंबी टनल्स, कुछ इजराइल में खुलती हैं, कुछ मिस्र में खुलती हैं। उसके अंदर कैसे घुसेंगे? क्या उनको गैस आउट करेंगे, गैसेस छोड़ेंगे पॉइजनस, कि हमास वहाँ से बाहर निकले और फिर जब ग्राउंड पर आए तो फिर ये क्लोज कॉम्बैट में उनको मार पाएँ? ये सब मिलिट्री स्ट्रैटेजी का पार्ट है। हम लोगों को नहीं बताते हैं ये चीज़ें जो IDF है, पर IDF का कहना ये है कि हम इसको अगले कुछ दिनों में अगली स्टेज पर जाएंगे। तो उधर हमास लगातार रॉकेट अटैक्स कर रहा है। हमास कि ये वीकन थोड़ी हुई ज़रूर हुई होगी, पर ख़त्म नहीं हुई है। हमास अभी भी, हमास के पास अपना असला है। वो तो इनको प्रोवोक कर रहे हैं कि आप आएँ, अंदर आएँ, वी आर वेटिंग फॉर यू। तो उन्होंने भी सिर पे कफन बांध के उतरे हुए हैं वो। तो ये लड़ाई मेरा ख्याल है प्रोट्रैक्टेड चलेगी, लंबी चलेगी, क्योंकि अर्बन वॉरफेयर होगी। वो लोग तो हॉस्पिटल से ऑपरेट करते हैं। इन्होंने रिलीज़ की है सिग्नल्स इंटेलिजेंस के अल-शिफा हॉस्पिटल के बेस से ऑपरेट कर रहे हैं, अंडरग्राउंड से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये क्लियर है कि ये जंग आने वाले दिनों में और तीव्र होगी। दोनों ही साइड्स अभी बैक डाउन करने की कोई वो नहीं है। जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि खतरा अब यही है कि दूसरे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स अगर ज्वाइन करते हैं, अमेरिका ने साफ कह दिया कि हमारे पे आपने अटैक सीरिया और इराक में किया है, हमने आपकी फ़ौज मार दी है, सीरिया की उनके फ़ौजी ठिकानों पे हमला किया, 8 फ़ौजी मार दिए। कि अगर हमारे सोल्जर्स पे या हमारे मिलिट्री एसेट्स पे आप अटैक करेंगे तो हम इजराइल के साथ लड़ेंगे आपके साथ। तो ये भी बड़ा खतरा है कि कहीं ये पूरे वेस्ट एशिया में ही ना स्पिल ओवर हो जाए। जी ऋतु। जी अमृत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत विस्तार से आपने एक तरह से इस पूरे युद्ध के जो तमाम वो आयाम हैं, जो और मुल्कों को भी इसमें शामिल करने जा रहे हैं, और अब ये जो युद्ध या ये कहेंगे जो टकराव है हमास और इजराइल तक ही सीमित नहीं दिखाई देता है। जैसा कि इजराइल ने कह दिया कि अब ये युद्ध अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत, अपना भी ध्यान रखिए और इस पूरी खबर के लिए धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज। हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। आयकर के रूप में दिया हमारा योगदान कर रहा है नव भारत का निर्माण। देश को ले जा रहा है नई ऊंचाइयों पर, नए कीर्तिमानों की ओर। आइए राष्ट्र प्रथम के इस संकल्प को अपने कर्तव्य से और मजबूत करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स ध्यान दें, 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल करें। 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से बचने के लिए समय पर अपनी TDS विवरणी ई-फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। देश के युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के उद्देश्य से 31 अक्टूबर को नींव रखी जाएगी मेरा युवा भारत संगठन की।
माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करने का एक अनोखा प्रयास है। पीएम ने अपने मन की बात में देश के युवाओं से अपील की इस संगठन से जुड़ने की। सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश की 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने में अतुलनीय भूमिका निभाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की जयंती के दिन मेरा युवा भारत माई भारत संगठन की नींव युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है और वो भी सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन। इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत, यानी माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। देश भर में जारी मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन 31 अक्टूबर को होने जा रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस अभियान की सफलता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अमृत कलश यात्राओं के दौरान सामुदायिक सेवा की अद्भुत मिसाल देखने को मिली। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहाँ दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। 31 अक्टूबर को ही देश भर में पिछले 2.5 साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा। पीएम मोदी ने देशवासियों से रोजमर्रा की जिंदगी में वोकल फॉर लोकल अभियान को अपनाने का आग्रह दोहराया। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल को सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। इस अभियान से मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलता है। हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवासियों को रोजगार मिला हो, रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी आवश्यकता हो, हम लोकल ही लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। पीएम ने कहा कि इस समय देश में हर ओर खेल का माहौल छाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अहमदाबाद के एक स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र अक्षय ने सेना के जवानों के लिए जीपीएस तकनीक आधारित जूता तैयार किया है। इससे किसी मुसीबत में फंसने पर आसानी से उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सकेगा। ये जूता जवानों के अलावा महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मददगार साबित होगा। इस बेहद महत्वपूर्ण नवाचार के बारे में अक्षय से बात की हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। हमारे साथ है अहमदाबाद के स्कूली छात्र अक्षय, जिन्होंने सेना के जवानों के लिए, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए एक जीपीएस आधारित जूता तैयार किया है। क्या है ये तकनीक और कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे अक्षय से ही। अक्षय, आपने जो ये डिवाइस तैयार किया है आत्मन एक्रोबैटिक्स, ये क्या है और किस तरह से काम करता है? अगर आप ये पहनोगे तो आपको लगेगा कि मेरी जान को कुछ नहीं होगा। मतलब ये आपको इतनी अश्योरिटी देता है कि मेरे जीवन को कुछ नहीं होगा। अभी ऐसे कोई एसओएस सिचुएशन आती है तो जब ये एसओएस बटन दबाते हो तो ये जो जीएसएम और जीपीएस है ये अपना ट्रिगर होके लोकेशन सेंड करता है रजिस्टर्ड नंबर्स को और रिलेटिव्स को,
और ये 2 वे कम्युनिकेशन है। अगर उनको भी चाहिए तो वो लोग भी इनका रजिस्टर इनका लोकेशन देख सकते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ अपने गूगल मैप में। और ये हर 10 मिनट 5 मिनट ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है। ये एक वेरेबल सेफ्टी कस्टमाइजेबल एंड कंसील्ड डिवाइस है और हम ये इसे पूरे एक चिप में कन्वर्ट कर रहे हैं और चिप को कहीं पे छुपा रहे हैं, कहीं पे छुपा के रख रहे हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर SOS वाली सिचुएशन है तो वो दबा देगा तो पुलिस भी वहाँ पे पहुँच जाएगी। आर्मी के जवानों की बात करें तो किस प्रकार ये मददगार साबित होगा? आर्मी जब हाई एल्टीट्यूड में जाती है जैसे कि लद्दाख, तवांग, वो सारी जगह पे जाते वक्त उनके पास कम्युनिकेशन का कुछ नहीं होता है। जब वो लोग वहाँ पे ऊपर कुछ हो गया, फंस गए, ऐसा कुछ हुआ तो जब वो बटन ये दबाएंगे, बटन दबाने के बाद ये अपने हेडक्वार्टर्स में इसका पूरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चला जाएगा तो वो लोग इनको ट्रेस करके इनको वापस रिट्रीव कर सकते हैं, इनकी जान को कुछ होगा नहीं। जैसे रिमोट एरियाज में हम जाएं तो अगर हमारा मोबाइल फ़ोन डिस्चार्ज हो जाए, बैटरी डाउन हो जाए तो क्या वो फ़ोन को चार्ज भी कर सकता है? हाँ, इसमें हम ये भी ऐड कर रहे हैं वायरलेस चार्जिंग एंड मैनुअल चार्जिंग भी ऐड कर रहे हैं, वायरलेस एंड मैनुअल। अगर चाहिए तो टॉर्च भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं फुल्ली कस्टमाइजेबल। आपको जैसा चाहिए वैसा बना के देंगे हम। तो अभी आप क्लास 8 में हैं, इतनी छोटी उम्र में आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला ये प्रोडक्ट तैयार करने का? मेरे को ये इसलिए सोचा ये क्योंकि देश के लिए कुछ करना चाहिए एंड उनके लिए हेल्प करना चाहिए एंड उनकी सहायता भी करनी चाहिए क्योंकि वो हमारी सुरक्षा करते हैं तो उनकी भी कोई सुरक्षा करने की चीज़ होनी चाहिए। तो आपने सुना अहमदाबाद के कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र अक्षय को, जिन्होंने इतनी कम उम्र में सोचा कि देश के लिए कुछ हमें करना चाहिए, देश के जवानों के लिए कुछ करना चाहिए, जो जवान देश की रक्षा करते हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। और ये प्रोडक्ट न केवल जवानों के लिए है बल्कि बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं उनकी भी सुरक्षा के लिए है। कैमरा पर्सन भीम सिंह के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली। और मेरा युवा भारत 11 अक्टूबर को कैबिनेट ने एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दी थी। मेरा युवा भारत यानी माय भारत युवा नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। मेरा युवा भारत 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर लॉन्च किया जाएगा, जिसका जिक्र PM ने अपनी मन की बात में भी किया। विकसित भारत के निर्माण में मेरा युवा भारत संगठन की भूमिका पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर। प्रफुल्ल जी, आपने भी देखा होगा अहमदाबाद के इस 8वीं कक्षा के अक्षय को, जिन्होंने ये पूरी कोशिश की कि किस तरह से वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं और उन्होंने जो चिप विकसित की है, जिस जूते की उन्होंने अपने विस्तार से बताया कि कैसे ये सेना के जवानों के लिए मदद करेगा। मेरा युवा भारत, एक पत्रकार होने की हैसियत में, एक लंबे समय से तमाम उन युवा संस्थानों को देखते रहने की हैसियत में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार का भी क्या एजेंडा, क्या मकसद है मेरा युवा भारत के साथ? देखिए, पहली बात तो रितु जी, 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती 150वां वर्ष उनका शुरू हो रहा है और वो अपने आप में आयरन मैन के रूप में जाने जाते थे। युवाओं की भूमिका भारत के निर्माण में क्या हो, प्रधानमंत्री इसके बारे में बार बार बोलते हैं। यूथ लेड डेवलपमेंट के लिए ये एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत या माय भारत के नाम से गठित किया गया, जैसे कि आपने बताया। इससे होगा क्या, तो 15 से 29 के आयु वर्ग के लोगों को, बच्चों को, युवाओं को अपने आप को इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर, रजिस्टर होकर, जैसे अक्षय का आपने इनिशिएटिव बताया, ऐसे इनिशिएटिव वो शेयर कर सकते हैं। अलग अलग अपने अपने स्थानों पर उन्होंने जो समाज को नेतृत्व प्रदान करने के लिए कोई इनोवेशन किया हो, कोई सामाजिक पहल की हो, तो ऐसी सारी चीजों को वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर कर सकते हैं। तो युवा नेतृत्व वाला कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स तो है, एक बहुत बड़ा युवा भारत युवा है और युवाओं का भारत है। ऐसे में वो युवा देश के लिए क्या करेंगे, अपने अपने स्थान पर वो क्या कर रहे हैं, वो उनके लिए तो एक शेयर करने का प्लेटफॉर्म केवल नहीं बनेगा, तो दूसरे युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा देने का। तो एक तरफ किशोरी यदि है तो वो किशोरगढ़ में 10 से 19 की आयु में और फिर 29 तक की आयु में, ये दोनों आयु वर्ग में अब लोग, क्योंकि हम देख रहे हैं, आपने जैसे उदाहरण इस रिपोर्ट में बताया, छोटी आयु से आज बच्चों को बहुत बड़ा एक्सपोजर है, इनोवेशन की क्षमता है,
भारत के लिए कुछ करने का जज्बा है, अब उस ऊर्जा को एक सही दिशा में ले जाने के लिए मुझे लगता है माय भारत ये जो प्लेटफॉर्म है, जो हम अब देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन से बाहर जाकर युवा अपनी अपनी पहल, अपने अपने इनोवेशन से देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, इसको सही दिशा में चैनलाइज करते हैं। तो प्रफुल्ल जी, क्या आप मानते हैं, अगर हम पिछले 10-15 सालों की बात करें तो ग्रामीण और शहरी भारत, ये जो दो भारत का अंतर था, वो अंतर चाहे वो टेक्नोलॉजी के जरिए हो, तमाम योजनाओं के वहां तक पहुंचने की बात हो, तमाम आयामों पर इस अंतर को कम किया गया है। तो ऐसे समय एक ऐसे साझा मंच की जरूरत है जहां ग्रामीण, शहरी, अर्बन सब युवाओं को एक मंच पे उनके टैलेंट को लेके आया जा सके। और शायद मेरा युवा भारत वो मंच एक बनने जा रहा है, वो एक तरह से एक अवसर देगा ग्रामीण युवाओं की भी, एक तरह से कौशल को, उनके हुनर को एक जगह लेके आने के, उन्हें उनके इनोवेशन को, उनके टैलेंट को। जी, दोनों कारण हुए हैं। एक तरफ सरकार ने जिस तरह की पहल की है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी है। पॉलिसी लेवल पर ऋतु जी पहले ऐसे होता था कि एक तरह से हमने रूरल वर्सेस अर्बन, शहरी वर्सेस ग्रामीण, एक आपस के विरोध में, आप इंडस्ट्री के लिए दे रहे हैं तो आप कृषि को नहीं दे सकते, आप कृषि के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप इंडस्ट्री को नहीं दे सकते। आज स्थिति ये बदल गई है। पॉलिसी में हमको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच दिखता है और उसके कारण हमको ये ध्यान में आता है कि बहुत सारे, आपने जिस शब्द का प्रयोग किया कि रूरबन है, बहुत सारे ऐसे एरियाज है कि जिसको हम पारंपरिक रूप से तो गांव का एरिया कह सकते हैं, लेकिन वहां पे अभी फैसिलिटीज या कम से कम टेक्नोलॉजी का एक्सेस जो है वो अर्बन लेवल का मिलने लगा है। धीरे धीरे इसके कारण क्या होगा कि शिक्षा के अवसर हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, और उसके साथ फिर आगे एम्प्लॉयमेंट और इनोवेशन को शेयर करने की, आपने जैसे कहा, ये अपॉर्चुनिटीज हो, ये दोनों भी आगे जाकर इनको मिलेगी। तो ये खाई पटेगी और जो रूरल वर्सेस अर्बन है, गांव की अपनी भारत में एक आत्मा बसती है, तो वो बनाए रखते हुए भी वो अर्बन फैसिलिटीज का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा यदि मिल जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो उसके आगे फिर युवा को बहुत सारे अवसर मिलते हैं। और ये नई व्यवस्था के तहत जब वो इन संसाधनों तक पहुंचेगा, अवसरों से जुड़ेगा, एक परिवर्तन के एजेंट के रूप में देश के लिए कुछ करने का मौका उसको मिलेगा, तो मेरा युवा भारत जो है बहुत महत्वपूर्ण सेतु के रूप में काम करता है भारत के युवाओं को एक दूसरे से भी जोड़ने के। जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं मेरा युवा भारत देश के युवाओं को एक तरह से विकसित भारत की ओर के निर्माण की ओर बढ़ते इस भारत की अमृतकाल की इस आने वाले 25 साल की यात्रा में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण भी बनाएगा, साथ ही साथ उनकी भागीदारी को भी बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी इस पूरे संगठन पर विस्तार से बात करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए न्यूज़ 9। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। गोल्डी
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। विकास को नया आयाम देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वे पहले दिन 30 अक्टूबर को मेहसाणा में विकास की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं 5,800 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से मेहसाणा को विकास की एक नई पहचान मिलेगी। देखते हैं मेहसाणा से हमारे सहयोगी उर्मिलेश की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां पहले दिन पीएम अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद मेहसाणा के खेरालू में लगभग 5800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनमें रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। परियोजनाओं में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू भांडू न्यू सानंद खंड शामिल है। विरमगाम सामाखियाली रेल लाइन का दोहरीकरण, कटोसन रोड बेचराजी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रेल परियोजना, मेहसाणा और गांधीनगर जिले के विजापुर तालुका और मनसा तालुका की विभिन्न ग्राम झीलों के पुनर्भरण के लिए परियोजना, मेहसाणा जिले में साबरमती नदी पर वलसाना बैराज, पालनपुर बनासकांठा में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 2 योजनाएं और धरोई बांध आधारित पालनपुर जीवन रेखा परियोजना प्रमुख कार्य और 80 MLD क्षमता का जल उपचार संयंत्र शामिल है। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें महिसागर जिले के संतरामपुर तालुका में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की परियोजनाएं शामिल हैं। नरोदा, देहगाम, हरसोल, धनसुरा रोड, साबरकांठा का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, गांधीनगर जिले में कलोल नगरपालिका सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन के लिए परियोजना और सिद्धपुर, पालनपुर, बयाद और वडनगर में सीवेज उपचार संयंत्रों के लिए परियोजनाएं। इससे हमारे गांव की 15-20 हजार की आबादी है। गांव में आजू बाजू तहसील में लोगों में बहुत उत्साह है और करीबन 1 लाख लोगों से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री का दर्शन करने के लिए, सुनने के लिए आएंगे। वहीं स्थानीय लोगों में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब आने वाले हैं, वो हमारी पब्लिक में बहुत उत्साह है, हमको बहुत आनंद है। हमारे वड़ा प्रधान हमारे जिले के हैं, हमारा वड़ा प्रधान है। हम बहनों में तो ज्यादा खुशी है। बहनों के लिए मोदी साहब 33% अनामत बिल आए, इसलिए हम लोगों को ज्यादा उत्साह है बहनों को। आज आनंद, आज उतरंग, आज नवल्ला ने हमारे आंगणे वड़ा प्रधान मोदी साहब पधारजे અને અહીંયા તો કંચન વર્ષે में मेहसाणा में परियोजनाओं के शुभारंभ से जारी विकास को और भी गति मिलेगी। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, मेहसाणा। और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने विदिशा और गुना विधानसभा सीटों से कैंडिडेट के ऐलान के साथ ही सभी 230 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर कार्यकर्ताओं से मिलने के साथ साथ जनसभा और रैली भी कर रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जनसभा की। मध्य प्रदेश के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी कर दी है। गुना और विदिशा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। पन्नालाल शाक्य को गुना से और मुकेश टंडन को विदिशा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब प्रदेश की 230 सीटों के उम्मीदवार जनता जनार्दन के सामने हैं। चुनाव के मद्देनजर प्रचार तेजी पकड़ रहा है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आपके सामने 2 ही विकल्प, एक विकल्प है कांग्रेस पार्टी जिसने इस मध्य प्रदेश को बंटाधार प्रदेश बनाकर छोड़ा था, जिसने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था, और दूसरी ओर है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिसने 18 साल में मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास करने का काम किया है, मध्य प्रदेश को दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ा है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने विपक्षियों पर लगातार वार पलटवार कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की झड़ी में शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कमलनाथ को शिवराज उद्योगपति बता रहे हैं तो कमलनाथ ने पलटवार करते हुए पूछा कि बताएं कौन सा उद्योग मेरे नाम से है। आज उनको लग रहा है मैं उद्योगपति हूँ। कौन सा उद्योग है मेरा, ये बताएं। माहौल चूंकि चुनावी है, ऐसे में कांग्रेस को भी प्रभु श्री राम याद आने लगे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने खुद को सनातन धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति बताते हुए बता डाला कि राम मंदिर के निर्माण में उन्होंने बढ़ चढ़कर दान दिया है। राम मंदिर के निर्माण में शिवराज सिंह चौहान ने दान दिया 1 लाख, मैंने दिया 1,11,000। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार में तेजी ला रहे हैं। रायपुर में रैली के दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाज अटल बिहारी ने सुनी, विकास के लिए अलग राज्य का गठन किया। कांग्रेस के परिवारों ने लोगों के हक को कुचला है और अब भूपेश सरकार भ्रष्टाचार और घोटाले में डूबी हुई है। छत्तीसगढ़ को भी 5 साल से ग्रहण लगा हुआ है। अब मौका आ गई, ये ग्रहण हटे के। भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है। 2018 में जो कांग्रेस ने कहा था वो करके दिया क्या? ये छलने वाली सरकार है कि नहीं है? कांग्रेस की सरकार आती है तो वह सरकार अपनी सेवा करती है। बीजेपी की सरकार आती है तो वह लोगों की सेवा करती है। ये अंतर समझ लो। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार जनसभा कर रहे हैं। उन्होंने राजनांदगांव में जनसभा की। राहुल गांधी अपनी हर रैली में ये बताना नहीं भूल रहे हैं कि कांग्रेस जो वादा करती है वो निभाती है। हमने 4-5 बातें बोली थी, मगर जो हमने स्टेट से बोला वो हमने करके दिखाया। चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दोनों ही दलों के बड़े नेताओं के अपने वादे और दावे हैं। देखना है कि जनता किसके वादे पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। आयकर के रूप में दिया हमारा योगदान कर रहा है नव भारत का निर्माण। देश को ले जा रहा है नई ऊंचाइयों पर, नए कीर्तिमानों की ओर। आइए राष्ट्र प्रथम के इस संकल्प को अपने कर्तव्य से और मजबूत करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स ध्यान दें, 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल करें। 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से बचने के लिए समय पर अपनी TDS विवरणी ई-फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन पर 30 और 31 अक्टूबर को दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे कार्यक्रम के लिए देश भर से एकत्रित किए गए अमृत कलशों का राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचना जारी है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मंगलवार 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर अमृत कलश यात्रा और अमृत महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर वीरों के वंदन के मकसद से शुरू किए गए मेरी माटी मेरा देश अभियान के प्रति देश भर के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के स्वयंसेवक अमृत कलश लेकर आनंद विहार स्टेशन पहुंचे, जबकि देहरादून से विभिन्न जिलों से एकत्रित किए गए अमृत कलश बस के जरिए गुरुग्राम लाए गए।
मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, ये भव्य आयोजन देश की राजधानी में हो रहा है। इसमें आने में हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। कहते हैं समुंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है, जैसे जलते हुए दिए में बाती साथ रहती है। मोहब्बत करो तो पौधों की तरह करो, कि महलों में भी जाओ तो मिट्टी साथ रहती है। इस कार्यक्रम का जो हिस्सा बनने में हमें बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे आयोजन में मेरे को भी आने का अवसर मिला, और हमारे विकासखंड से अनेक गांव से हम लोग मिट्टी एकत्रित करके यहाँ पे लाए हैं। शहीद पूरे देश की रक्षा करते हैं, तो मोदी जी का भी मानना है कि जब शहीद पूरे देश की रक्षा कर सकते हैं तो पूरे देश की मिट्टी एकत्रित करके शहीदों को नमन क्यों नहीं किया जा सकता। सैनिक और जो वीर जवान जो शहीद हुए उनको भूल गए, तो उनको याद करने का ये एक अच्छा अवसर मिला है, और ये वंदन करने को और नमन करने का अच्छा अवसर है। मंदिरों की भी मिट्टी एकत्रित करी हुई है, शहीदों के घरों से मिट्टी एकत्रित करी गई है, और स्कूलों से हमने मिट्टी एकत्रित करी है, जहाँ पे हमने बच्चों को जाके उनके साथ काउंसलिंग सेशंस करे हैं, और मिट्टी का महत्व बताते हुए हमने ये मिट्टी एकत्रित करी। लेह लद्दाख से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश लेकर यात्रियों का जत्था नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंचा। यात्रियों ने खुद को भाग्यशाली बताते हुए अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। हम इस अमृत कलश को लेह लद्दाख, यूटी लद्दाख, करगिल और लेह जो है, हमने घर घर जाके हमारे वॉलंटियर्स ने इस मिट्टी को जमा किया। इस पवित्र मिट्टी को आज हम दिल्ली लेके आए हैं, जो यहाँ इंडिया गेट में कंक्लूड हो रहा है। हमने ये मिट्टी जो है वो पूरे लद्दाख में से जमा किया हुआ है, ले करगिल यूटी लद्दाख में से, इसलिए हम इसको आज यहाँ पर 30 और 31 को यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं इसका, इसलिए हम इसको लेकर अभी यहाँ आए हैं दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय आयोजन के बाद अमृत कलश यात्रा लखनऊ से राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर प्रदेश के सभी 75 जिलों से आए स्वयंसेवकों ने कहा कि इस यात्रा के लिए वे अपने अपने क्षेत्र के शहीदों के यहाँ से मिट्टी और अक्षत लेकर आए हैं, जिसे वे अमृत कलश में दिल्ली लेकर जा रहे हैं। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम ग्राम स्तर नगर निकायों से होकर पहले जिला मुख्यालय पहुंचा, फिर इसके बाद मुख्यालय से हम राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए लखनऊ आए, अब दिल्ली प्रस्थान के लिए जा रहे हैं। लोगों ने अपने घर से अक्षत्र या मिट्टी, जिन घरों में कच्ची मिट्टी नहीं बची, वो चावल अक्षत्र दिए और मिट्टी दिए। उनका एक समर्पण हुआ राष्ट्र के प्रति। पूरे हम अनुशासन के साथ जो है हमारा ये टीम सारी अभी दिल्ली जाएगी, और वहाँ पर जो है 30 और 31 तारीख को, खासकर 31 तारीख को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, एकता दिवस पर ये कार्यक्रम होगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है भारत सरकार ने, इसलिए बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ से अमृत कलश लेकर स्वयंसेवकों का जत्था नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां स्वयंसेवकों ने सरकार के इस अभियान की तारीफ की और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए उत्साह दिखाया। हम बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि हमने ग्राम ग्राम से ये मिट्टी का कलेक्शन किया, और आज ये अमृत कलश को लेके हम यहाँ पहुँच चुके हैं। हम सभी अमृत वाटिका में अपना जो अहम योगदान देने जा रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं देश के प्रधानमंत्री को। लोग राजनांदगांव से बहुत नक्सल पीड़ित क्षेत्र से आए हैं, जो अपने गांव की जो मिट्टी है ना, बहुत ब्लॉक से 4-5 ब्लॉक से कलेक्ट करके यहाँ कर्तव्य पथ के लिए लाए हैं। सर, आज गोवा के स्वयंसेवक भी अमृत कलश लेकर पुरानी दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचे। हम बहुत एक्साइटेड हुए थे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह कार्यक्रम के गोवा की पूरी टीम आई है। हमने बेहतरीन प्रोग्राम गांव के स्तर पे, बाद में ब्लॉक के स्तर पे, और 2 दिन पहले हम स्टेट लेवल पे हमने प्रोग्राम ये संपन्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ आवर सीएम, अभी इन द प्रेजेंस ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सर से के प्रेजेंस में हम ये कलश जो है नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस के सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के महोत्सव पे हम ये डेडिकेट करेंगे उनको। अमृत कलश यात्रा के समापन पर 30 और 31 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 20,000 से अधिक स्वयंसेवक अपने साथ 8,500 से भी अधिक अमृत कलश लेकर पहुंचेंगे। जहां एक ओर पूरा देश इस अभियान में भागीदारी के लिए उत्साहित है, तो वहीं शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री का भी आभार प्रकट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। जहरीली होती हवा के बीच दिल्ली वालों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। प्रदूषण के कारण सांस से जुड़ी परेशानी झेल रहे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। दिल्ली में फिलहाल ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू हैं। हालात पर काबू पाने के लिए ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू की जा सकती हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा में जैसे जहर घुल चुका है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद समेत आसपास की जगहों की हालत पूरी तरह से खराब हो गई है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे हवा की गुणवत्ता और नीचे जा रही है। रविवार की सुबह दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां 309 दर्ज हुई, वहीं नोएडा में AQI 324 तक पहुंच चुका था। आसार है कि अगले कुछ दिनों तक इसी स्तर पर AQI बना रह सकता है। बढ़ते प्रदूषण के कारण बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में खासी दिक्कत हो रही है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से बचने के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते वक्त लोग मास्क लगा रहे हैं। प्रॉब्लम्स होती हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज रहते हैं हम लोगों को, आंखों में काफी ज्यादा जलन वगैरह होती है। पंजाब में जो पराली चल रही है थोड़ी सी उनको भी माइल्ड सा सपोर्ट चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा फर्क शायद नहीं पड़ता उनका पोल्यूशन से, पर थोड़ा सा उनको भी प्रतिबंध करना चाहिए। नोएडा प्राधिकरण ने प्रदूषण से बचाव के लिए एंटी स्मॉग गन लगाई है। वाटर स्प्रिंकलर्स मशीनों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सड़कों से धूल हटाई जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। बहरहाल जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें सुधार होने की कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि दिवाली के मौके पर प्रदूषण और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में जल्द ही ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 3 लागू किया जा सकता है। डीडी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं देश की कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। श्रीनगर की ईदगाह के पास आतंकवादियों ने इंस्पेक्टर मसरूर अहमद पर फायरिंग की और उन्हें घायल कर दिया। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। प्रारंभिक जांच से पता चला कि आतंकी ने पिस्तौल का इस्तेमाल किया था। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्रिम क्षेत्र में तैनात स्वदेशी आक्रमण हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन की रात्रि परिचालन क्षमता की समीक्षा की। सेना कमांडर ने चालक दल को नॉर्दर्न कमांड उड़ान सुरक्षा ट्रॉफी से सम्मानित किया। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई, जिसमें युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर ने झारखंड के प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल तिलैया में एक शिविर का आयोजन किया। ब्रिगेडियर राजेश कारेल ने कैडेटों को संबोधित करते हुए उनसे देश में एकता बढ़ाने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने की अपील की। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे जालिम लोशन, दाद खाज खुजली से तुरंत आराम जालिम लोशन, और मुगली गुट्टी 555, हंसता बचपन खिलता बचपन, मुगली गुट्टी 555।